हिंदी का सिलेबस डिस्कस करना है, ज़्यादा बकवास और फालतू बात ना करते हुए डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि आप लोग हो चुके हैं परेशान और हमें ये बात पता है, क्योंकि हम भी हुए थे, बहुत स्वाभाविक बात है। और हमारे टाइम पे तो फिर भी सिलेबस सेम था, आपके टाइम पे तो चेंज हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, हाय दुख। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका सिलेबस बहुत प्यारा है और फिक्र मत करिए, जितनी गंदी हैंड राइटिंग ये लिखी थी कोशिश करूँगा कि इससे बेहतर हो। बाकी थोड़ा आप एडजस्ट करिए, थोड़ा हम, क्या समस्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं कोर सब्जेक्ट की बात करूंगा। आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट एक होता है ना। कोर बोले तो जैसे आपने ऑनर्स लिया है तो आपकी कुछ कोर सब्जेक्ट होंगे, हिंदी के कोर सब्जेक्ट होते होंगे वो, ठीक। जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपके 3 कोर सब्जेक्ट हैं। फिर एक होता है, अरे ससुरा इतना बड़ा हो गया, अरे हाँ अब ठीक होगा। देखिए एक होता है AECC, ठीक है, ये एबिलिटी एनरिचमेंट कोर्स होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें, इंग्लिश दे देंगे, नहीं तो EVS दे देंगे। फर्स्ट ईयर में ये दो निकालते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश, सेकंड सेमेस्टर में EVS। अच्छा सेमेस्टर तो पता ही होगा आपको, इतना दिमाग लगा ही सकते हैं, मतलब भाई 3 साल है, 3 साल शायद आपका 4 साल हो गया। सेमेस्टर बोले तो कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, ठीक है। 1 साल में 2 सेमेस्टर होगा और वो आप अपने आप को पता कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। कॉलेज वॉलेज जाने लगे हैं, थोड़ा मैच्योर बनो यार, कॉलेज में आ गए हो। अब AECC होगा, इसके बाद एक सब्जेक्ट आपका हो जाता है किसका, GE का। तो हम यहाँ GE बोले तो जनरल इलेक्टिव, ये भी आपको, ये खुद चूज़ करना है आपको। ये आप जो है ना, ये वाला सब्जेक्ट GE वाला, ये आप खुद चूज़ करते हैं, आपको ऑप्शंस दिया जाता है। और बड़ी बात ये कि ये आपके कोर्स का नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी के अलावा AECC आप खुद चूज़ करेंगे, मतलब हिंदी डिपार्टमेंट का नहीं होगा, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का होगा। GE को चूज़ करेंगे, सॉरी AECC बोल दिए थे। और AECC जो है आपको कॉलेज खुद देगा, एक कोर भी आपको कॉलेज खुद देगा, और कोर पढ़ने में आपको मजा आएगा। और आज हम जो है जो डिस्कस करेंगे वो ये कोर सब्जेक्ट है, ठीक। तो चलिए कोर का सिलेबस डिस्कस करने शुरू करते हैं, कोर का सिलेबस डिस्कस करते हैं, ये सब मिटाओ और कोर का सिलेबस डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। हाँ तो भाई लोग देखिए, कोर में आपको मैं शुरू में बता चुका 3 कोर सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप किसी दूसरे सेमेस्टर के तो पट से वीडियो काटो, निकल जाओ। फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो तो चुपचाप बैठो, शांति से देखो, मजा आएगा। मजे का तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ समझ में जरूर आएगा कि सिलेबस क्या है। देखिए फालतू बकवास नहीं, 3 सिलेबस है, मतलब सॉरी सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है टोटल। पहला सब्जेक्ट आपका हिंदी कविता है, इसमें आप कविता के बारे में जानेंगे, ठीक। तो चलिए पहले किसका सिलेबस पढ़ा जाए, पहले कविता से मिलते हैं, सिलेबस से, ठीक, और किसी से नहीं। कविता का सिलेबस देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी कविता, अब इसमें आपको जैसे कक्षा 12 में जब आप लोग रहे होंगे तो आपको क्या पाठ दिया जाता था ना, एक मतलब मान लीजिए जैसे पाठ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक ऐसे तरीके से इसको आप पाठ समझिए, समझ रहे हैं कि खंड है, ये खंड 1 है, खंड 1 में कुछ है, फिर खंड 2 है, खंड 3 है, खंड 4 है, ये 4 खंड है, ठीक है। अब पहला खंड जैसे देखिए, पहला खंड है, पहले खंड में हम पढ़ेंगे चंद्रबरदाई का। चंद्रबरदाई कौन है, चंद्रबरदाई कवि का नाम है, इनकी जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो, ठीक। इसको हम पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम कवित्त पढ़ेंगे 10 और 11, बाकी सब नहीं पढ़ेंगे, केवल 10 और 11 कवित्त पढ़ेंगे, वो किताब में आपके दिया होगा। कवित्त के बाद इनका दोहा पढ़ेंगे, 20 से 33 तक का पढ़ेंगे और एक 49वां पढ़ेंगे। ये इतना दोहा पढ़ना है और ये कवित्त पढ़ना है, ये किसका है, चंद्रबरदाई का। अब इसके बाद दूसरा जो खंड आएगा, दूसरा खंड आ जाएगा विद्यापति का। अब ये जो चंद्रबरदाई और विद्यापति हैं, ये दोनों आदिकाल के कवि हैं। पहले अब आदिकाल के कवि को आप पढ़ेंगे, आदिकाल में इनका वंशी माधुरी पढ़ेंगे और इनका रूप वर्णन पढ़ेंगे, ये और ये पद पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा है साफ साफ, पद नंबर 14, पद नंबर 24, ये इतना आपको पढ़ना है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जो आप किताब खरीदेंगे ना, कोई जरूरी नहीं है कि उस किताब में पहले से दिया गया हो तो वो सही ही दिया गया हो, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस नया है। तो पहली बात तो मुझे जहां तक लगता है कि किताब शायद ही आ गई हो मार्केट में। दूसरी बात कि अगर आ भी गई हो तो एक बार यहां से सिलेबस से आप मिला लीजिएगा, यहां देखिए पद दिया भी हुआ है साफ साफ, इस पद से मिला लीजिएगा कि वही है या कोई और है। इसके बाद देखिए खंड तीसरा, खंड तीसरे में कबीर, इनका नाम तो आपने बिल्कुल सुना ही होगा भाई, कबीर तो कबीर है। तो अब खंड तीसरा है ये। अब पहली बात देखिए, यहां आपने आदिकाल पढ़ा चंद्रबरदाई को, यहां आपने विद्यापति को पढ़ा, ये आदिकाल के कवि हुए। इसके बाद यहां कबीर को पढ़ रहे हैं। कबीर क्या है, कबीर भक्ति काल के कवि आ गए। कबीर के बाद आ जाते हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी नाम है इनका। अब जायसी को आप पढ़ेंगे। इसमें देखिए जायसी को पूरा नहीं पढ़ना, जायसी का ये पढ़ना है सिर्फ इतना, मानसरोधक खंड और
यहाँ इनकी कबीर की साखी पढ़नी है, ठीक, कबीर की साखी पढ़नी है, इतना आपको पढ़ना है। ये हो गया हिंदी कविता का सिलेबस, बस इतना आपको पढ़ना है और हिंदी कविता आपकी मूलतः खत्म हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या मतलब उस कविता में क्या क्या विशेष है, क्या अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है, मतलब कौन सा छंद है, बिंब कौन सा है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई कविता। हाँ, कविता के बाद अब क्या है, अब कविता के बाद आपको मिलेगा क्या, इतिहास। थोड़ा साहित्य का इतिहास जानिए भाई साहब आप लोग, ठीक है, साहित्य का इतिहास जानने को मिलेगा। ये इतिहास वो वाला नहीं है कि फालतू इतिहास, आपको फालतू तो नहीं कहते हैं, बढ़िया इतिहास है वो भी, मतलब उसमें आपको वो लोग पढ़ाएं कि कौन लोग आक्रमण किए, ये सब नहीं, साहित्य का इतिहास क्या है। तो इतना तो आपको मतलब मैं मान ही सकता हूँ कि इतनी जानकारी तो आप लोगों के पास होगी कि भाई हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है, ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इस सेमेस्टर में फर्स्ट वाले में आप ये तीनों को पढ़ेंगे, आदिकाल पढ़ेंगे, भक्तिकाल पढ़ेंगे और रीतिकाल पढ़ेंगे। अब थोड़ा और बेहतर समझने के लिए चलते हैं सिलेबस की तरफ, इतिहास का सिलेबस देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत मज़ेदार विषय है। इसमें सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, इसमें भी देखिए खंड है, जैसे पहले पिछले में खंड थे ऐसे इसमें भी खंड है, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, ठीक। यहाँ आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ खंड 1 में पढ़ेंगे आप पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा और उसका काल विभाजन और नामकरण। जैसे ये इतिहास लेखन परंपरा हलवा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 1929 में रामचंद्र शुक्ल जी आए और कहें कि भाई ठीक है अब हमने लिख दिया यही फाइनल, ऐसा नहीं होता। इसकी एक बहुत लंबी परंपरा चली आ रही है। ये पहले जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक औपचारिक इतिहास लेखन हुआ, एक अनौपचारिक हुआ, है ना, फिर औपचारिक में कुछ लोग आए, गारसा तासी हुए, मौलवी करीमुद्दीन हुए, सब लोग आए। यहाँ इसके बाद अनौपचारिक में कुछ लोग आए। इन सब की अपनी इतिहास दृष्टि थी, इन सब का कोई इतिहास बोध था, सबने हिसाब से किया। उसके बाद आते 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 तब रामचंद्र शुक्ल जी आए, आचार्य शुक्ल आए, उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी हुए, डॉक्टर नगेंद्र हुए, इन सब लोगों ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, इन सब लोगों ने इतिहास लिखा। तो उसी इतिहास लेखन परंपरा का परिचय यहाँ मिलेगा आपको, ठीक। जो मैंने बताया कि औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से, वो जब पढ़ेंगे तो आपको बेहतर लगेगा, आप कहेंगे तो वीडियो बना ही देंगे, ऐसा क्या है। इसके बाद दूसरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। अब जैसे मैंने कहा ना आपसे कि बहुत सारे लोगों ने इतिहास लिखा, तो सबने अपने हिसाब से काल विभाजन भी किया और नामकरण भी किया। ये जब आप पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, बहुत शानदार टॉपिक है, मजा आएगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद आता है दूसरा खंड है, वो है आदिकाल का। आदिकाल में क्या, आदिकाल की पहले साहित्यिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे ना तो आप पाएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वो कहते हैं कि भाई साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो पहले आप जनता को समझिए, उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि जानिए, तो वही साहित्यिक पृष्ठभूमि में ज़्यादा बेहतर तब आपको समझाने में मदद करेगी। तो पहले ये हो गई कि भाई ये पृष्ठभूमियां हमको यहाँ पहले इससे मिलेंगी। फिर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य पढ़ेंगे, फिर रासो काव्य पढ़ेंगे और लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रासो काव्य अगर आपको पहले वाला याद हो भी, जो हमने कविता वाले में बनाया था, कविता वाला बताया, उसमें पृथ्वीराज रासो लिखा था, है ना, चंद्रबरदाई ने लिखा था, वो यहाँ है। मतलब वो पृथ्वीराज रासो नहीं है, ऐसे कई हमीर रासो हुए, कुमार रासो हुए, पृथ्वीराज रासो हुआ, बीसलदेव रासो हुआ, ऐसे ऐसे रासो काव्य लिखे गए। वो जब आप पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। और लौकिक साहित्य के एक कवि को तो आप बिल्कुल बेशक मतलब जानते ही जानते हैं, अमीर खुसरो नाम है उनका। खुसरो की पहेलियाँ तो आप सभी ने सुनी होगी, उनको पढ़ेंगे। सिद्धनाथ जैन साहित्य भी है, ये धार्मिक साहित्य है थोड़ा बहुत शुक्ल जी के अनुसार, और बढ़िया साहित्य है, इसमें भी आप पढ़ेंगे और बहुत बहुत शानदार मजा आएगा इसमें आपको। ये आदिकाल हो गया। आदिकाल के बाद ये आ गया भक्तिकाल। भक्तिकाल में क्या पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन और उसका अखिल भारतीय स्वरूप आप पढ़ेंगे कि भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। यहाँ दक्षिण से शुरू हुआ, अलवार मैनार से लाए, जो अलवार मैनार यहाँ से शुरू किए और पूरे भारत में कैसे फैला, उसको हम अखिल भारतीय स्वरूप में जानेंगे। फिर भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है, हम वो समझेंगे। अभी आप लोगों को शायद दार्शनिक पृष्ठभूमि समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। दार्शनिक पृष्ठभूमि का मतलब होता है ना कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसके पीछे उसका कोई दार्शनिक पक्ष होगा। जैसे कुछ दर्शन, मतलब दर्शन होते हैं, जैसे मार्क्सिज्म आपने पढ़ा होगा, कैपिटलिज्म आपने जाना होगा, है ना, इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत आप परिचित होंगे। फिलॉसफी जिसे कहते हैं, हाँ, फिलॉसफी से आप बढ़िया समझ पाएंगे। फिलॉसफिकल वो क्या है ना, मतलब मोटिव क्या है, क्या उसमें प्रभाव क्या है, क्या इंपैक्ट है, किस इंपैक्ट पे आके उन्होंने ऐसा लिखा, ये आप वहां जानेंगे। भक्ति काल की धाराएं होती हैं। अब भक्ति काल में इतना तो आपको पता होगा, ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, धाराएं हैं, निर्गुण हैं और सगुण हैं, उनको आप जानेंगे, बात खत्म, सिंपल सा। भक्ति काल नहीं पड़ जाएगा। इसके बाद रीति काल आएगा। रीति काल बहुत प्यारा काल है, मजा आएगा, आप लोगों की उम्र के हिसाब का काल है, बहुत मजा आएगा। इसमें देखिए क्या है, इसकी भी साफ बात, योगीन पृष्ठभूमि जानेंगे आप, और काव्य की प्रवृत्तियां क्या है जानेंगे। फिर इसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य लिखे गए, उनको आप जानेंगे। यहाँ के एक कवि जिनका नाम मुझे लग रहा है आपने सुना होगा, बिहारी होंगे, या घनानंद का नाम सुना होगा, रहीम का तो सुना ही होगा। ये सारे रीति काल में आपको मिलेंगे। रहीम जो है वो आ जाएंगे यहाँ नीति काव्य में, अलग अलग हुए, जैसे वीर काव्य में आ गए, भक्ति काव्य में, वीर काव्य में आपने भूषण सुना होगा। ऐसे
ये रीतिकाल में आप पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा ना, इससे आप साहित्य इतिहास का लेखन जान जाएंगे, फिर आदिकाल जान जाएंगे, भक्तिकाल जान जाएंगे और रीतिकाल जान जाएंगे। ठीक, फिर अब जब कविता आप पढ़ेंगे वहां भी आपको यही कविताएं लगाई गई हैं, तो आप जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। इसके सिलेबस के बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो है कहानी का, जिसे आप लोग मतलब सुनते ही आ रहे होंगे घर में, परिवार में, दादा से, नानी से, पापा से, मम्मी से। पापा मम्मी तो हालांकि मतलब सुनाते हैं, लेकिन नाम बदनाम नहीं है उनका इस मामले में। दादा दादी, नाना नानी है, तो ऐसा लगता है कि बुढ़े लोग ही कहानियाँ सुनाते हैं। ये बहुत मतलब स्टीरियोटाइप टाइप बना दिया है इन लोगों ने, इन लोगों ने क्या समाज ने। लेकिन ठीक है, कहानी बहुत प्यारी चीज़ है, और कहानी आपके सिलेबस में, कहानी का सिलेबस बहुत गजब है। कहानी का सिलेबस देखते हैं और उसके बाद ये तीनों कोर सब्जेक्ट का सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। कहानी का सिलेबस देखते हैं। चलिए, तीसरा विषय हिंदी कहानी है, और हिंदी कहानी आपके सिलेबस में भाई साहब इतनी शानदार है कि आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। पहली कहानी बिल्कुल आप लोगों के माफिक है, उसने कहा था, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं, बहुत शानदार लेखक और बहुत शानदार कहानी इनकी है। इसको आप पढ़ेंगे, दिल आपका मतलब गदगद हो जाएगा। तब आप असली मतलब जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, या असली प्यार, असली प्रेम क्या होता है उसे जानेंगे, प्रेम की पराकाष्ठा को जानेंगे इस कहानी में। पंच परमेश्वर, आप देखिए हर कहानी का हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। सस्पेंस कुछ रहता है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो मजा आएगा। पंच परमेश्वर प्रेमचंद के नाम से आप पढ़ लीजिए। तीसरी कसम, ये मतलब इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर मैं आपको बात बताऊं, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, उसका नाम भी तीसरी कसम है। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको, मेरा सुझाव है आपसे कि पहले आप ये कहानी पढ़िएगा, इसके बाद वो पिक्चर देखिएगा, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक, और बहुत बहुत शानदार है। और फरीश्वरनाथ रेडू लिखे हैं, मजाक थोड़ा है। इसके बाद चीफ की दावत, भीष्म साहनी, यही बहुत शानदार है। और इसको पढ़ने के बाद, इसको क्या, किसी भी कहानी को जितने आपके सिलेबस में पढ़ने के बाद आप ठीक वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो इसको पढ़ने के पहले आप थे। इस बात को आप महसूस कर पाएंगे तो बहुत बड़ी बात है ये। इसके बाद अगली कहानी मोहन राकेश की वारिस, बहुत शानदार लेखक और बहुत शानदार कहानी है। और अगली है उषा प्रियंवदा की वापसी, और वापसी के बाद आपको अपने परिवार में जो आपके माता पिता हैं उनके प्रति थोड़ा जो है मतलब संवेदना उनके प्रति और आपकी जागृत होगी। अगली कहानी है दोपहर का भोजन, जो आपको मतलब ये बताएगी कि बेरोजगारी क्या होती है और भोजन क्या होता है। बहुत शानदार लेखक हैं अमरकांत, उनकी कहानी है ये। और इनको तो आपने नाम जरूर सुना होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी बहुत शानदार और बहुत चर्चित उपन्यास है एक जूठन, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित है। और घुसपैठिए इनकी कहानी आपके सिलेबस में है और बहुत बढ़िया कहानी है। तो ये हो गई जो है कहानियाँ। ये तीसरा जो कोर विषय था आपका, मतलब मुख्य जो सब्जेक्ट था, ये 3 मुख्य सब्जेक्ट हैं आपके। तो अब आपने तीनों सिलेबस देख लिया है, आपने जो है कविता देख ली है, आपने साहित्य का इतिहास देख लिया है, और आपने कहानी देख ली है। तीनों सिलेबस आपने देख लिया है, तीनों के बारे में आप समझ चुके हैं और बहुत शानदार तरीके से समझ चुके होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने ठीक ठाक तरीके से समझा दिया है। इसके बाद भी कोई समस्या हो तो नीचे एक इतना बड़ा सा कमेंट सेक्शन है भाई साहब, शुरू हो जाओ, उसमें लिखो, वो हम तक पहुंच जाएगा। हमें लगेगा कि हाँ ठीक ठाक कमेंट किया है भाई साहब ने या बहन जी ने, तो देखेंगे, हो सकता है उस पर कुछ मतलब काम का लगा वीडियो बना देंगे। और सिलेबस में कोई समस्या हो कि भैया ये साहित्य इतिहास की परंपरा नहीं समझ में आ रही है, भक्ति काल के वो समझा दो, दर्शन समझा दो, तो बोल देना, या कविता में भी बोल सकते हो या कहानी में भी बोल सकते हो। कहानी तो बहुत प्यारी है, उसने कहा था हो गया, तीसरी कसम हो गया, दोपहर का भोजन हो गया, वापसी हो गया, लोग बहुत बढ़िया कहानी है। तो ये भी बना देंगे, ऐसा कुछ थोड़ा है ना। तो ये आप यहाँ कमेंट सेक्शन में इसे टाइप कर दीजिएगा, हिंदी में चाहे अंग्रेजी में। बाकी 2 तीसरी भाषा कोई हमको आती नहीं, लेकिन गूगल से ट्रांसलेट कर ले जाते हैं। तो आप जिस भाषा में भी चाहे उसमें कर दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए चलिए नमस्कार।